नमस्कार, मैं राजेश कुमार, सह आचार्य इतिहास विभाग श्री अमृतनाथ महाविद्यालय फतेहपुर शेखावाटी। आज हम चर्चा करेंगे अपने जो स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें भारतीय सभ्यता व संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सभ्यता व संस्कृति क्या होती है, सभ्यता किसे कहेंगे और संस्कृति किसे कहते हैं। कई बच्चों को यह मानना है कि सभ्यता और संस्कृति को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में काफी फर्क होता है। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सभ्यता और संस्कृति क्या है। अगर इसको एक रूप में देखें तो सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है और उनको साथ साथ समानांतर भी समझा जाता है। जिस प्रकार से सभ्यता की तुलना हमारे शरीर से की जाती है और संस्कृति की तुलना हमारी आत्मा से की जाती है। सभ्यता व्यक्ति के बाह्य जो विकास है, जो बाहरी विकास है, जो भौतिकवादी विकास है उसको दर्शाती है, और संस्कृति मनुष्य के जो अंदर का जो विकास है, जो आंतरिक विकास है उसको बताती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि हमने बाहरी जो विकास है वो तो कितना किया है, उसमें हम ये रख सकते हैं कि भौतिकवादी विकास के लिए मनुष्य के पास कितने साधन है, कितने उपकरण हैं, वो सब आते हैं सभ्यता के अंदर। और संस्कृति में आता है अपना व्यवहार, अपने विचार। अगर हम किसी के साथ किस रूप में बातचीत करते हैं, हमारे विचार क्या है, वो आता है संस्कृति में। और संस्कृति का विकास धीरे धीरे होता है। सभ्यता को हम एक साथ और इनका अनुकरण हम सरलता से कर सकते हैं, इसका सभ्यता का, लेकिन संस्कृति का अनुसरण इतना जल्दी नहीं किया जा सकता। संस्कृति कई हजारों सालों से चली हुई होती है। इसमें यह नहीं होगा कि हम एक साथ ही संस्कृति को अपना लेंगे, नहीं। इसीलिए प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है। तो ये तो सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं संस्कृति क्या है, इसे कहते हैं संस्कृति, और इसकी विशेषताओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो संस्कृति के बारे में यह बताया जाता है कि प्राचीन जो उस समय का जो हमारा समाज था उसमें संस्कृति कैसी होती थी। तो सबसे पहले हम बात करें ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण क्या था उस समय संस्कृति, हम क्या कर रहे हैं, अपने देश की संस्कृति के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो हम यह जानते हैं कि उस समय की संस्कृति कैसी थी। तो ब्राह्मण जो कि अपनी इच्छा से, सब इच्छा से गरीबी को अपनाकर, वो क्या करता था, सब इच्छा से गरीबी को अपनाकर धार्मिक अनुशासन और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता था। उसका मेन उद्देश्य यही होता था कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं और वो लोगों के सामने रखूं, यही उसका मेन उद्देश्य था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं क्षत्रिय की। तो क्षत्रिय कौन थे? क्षत्रिय वो था जो खुशी खुशी और बड़े गर्व के साथ अपने आप को युद्ध मैदान में झोंक देता था। इसके अलावा वह अपने आत्मसम्मान के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए और निर्बल की जो कमजोर लोग थे उसकी सहायता करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता था। वो अपनी स्त्री है, अपने बच्चे हैं, अपने धन संपत्ति, सभी सुख सुविधाएं को वो मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं समझता था। ऐसा होता था हमारे क्षत्रिय। हम क्षत्रिय के जो पुरुष थे उसकी चर्चा की, लेकिन उस समय हमारी संस्कृति में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कम नहीं थी। क्या बताती है हमारी संस्कृति महिलाओं के बारे में? आपको मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा एक लाइन में कि चूड़ावत मांगी सेनानी और सर काट देगी और छतरानी, ऐसी थी भारतीय संस्कृति। अगर हम बात करें वेश्य की, तो वेश्य वो थे, वेश्य वो वर्ग था जो धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता था, कठोर प्रयत्न करता था, और जब उसके पास मौका आता था इस राष्ट्र और समाज के लिए उस संपत्ति को खर्च करने के लिए, तो वो बिना किसी निस्वार्थ भाव से, वो बिना निस्वार्थ भाव से उस संपत्ति को वो एक साथ दे देता था इस राष्ट्र को, इस समाज के लिए। वह वैसे क्या करता था, संपत्ति का अपने आप को ट्रस्टी मानता था, ना कि स्वामी। फिर बात करते हैं शूद्र की। तो शूद्र वो था जो निस्वार्थ भाव से अपना जो उसका जो सेवा भाव था उसको वो पूर्ण तरीके से किया करता था। अपनी निजी उन्नति और महत्वाकांक्षाओं से परे जाकर वह लोगों की सेवा में लगा रहता था। तो ये मेरा थोड़ा सा आपको बताने का प्रयत्न है कि संस्कृति किसे कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की थी हमारी प्राचीन संस्कृति।
सत्यकेतु विद्यालंकार, इनका मानना है, ये संस्कृति की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है, जो कुछ सीखता है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ये तो आगे डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार। इसके अलावा संस्कृति की जो दूसरी परिभाषा है वो देते हैं दिनकर महोदय। अब दिनकर संस्कृति के बारे में क्या बताते हैं? दिनकर महोदय का कहना है कि संस्कृति का निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता। संस्कृति मनुष्य स्वभाव में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक या दो दिन में ना होकर ये युगों युगांतर से चली आ रही है। इसीलिए प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग है। तो दिनकर महोदय संस्कृति के बारे में ये बताते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामाजी उपाध्याय, इनका मानना है कि किसी भी राष्ट्र और समाज की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां, किसी भी राष्ट्र और समाज की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां ही संस्कृति है, जिससे वो राष्ट्र और समाज विकसित होता है या वो परिचित होता है, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। ये तो जो प्रमुख कोटेशन हमने इसमें देखे कि क्या सत्यकेतु विद्यालंकार संस्कृति की परिभाषा देते हैं, क्या दिनकर कहते हैं, क्या रामाजी उपाध्याय कहते हैं। और इसके अलावा एक और है के.एम. मुंशी। इनका मानना है कि संस्कृति क्या होती है कि मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां ही संस्कृति हैं, कि मनुष्य ने अपने जीवन में कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, मनुष्य ने कौन सा अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त किया, उसे ही वो संस्कृति कहते हैं। तो हमने ये संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। और इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो संस्कृति के बारे में यह भी माना जाता है कि संस्कृति का निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता। इसकी अगर हम उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे ऑस्ट्रेलिया के निकट जो वहाँ समुद्र है उसमें मूंगे के छोटे छोटे असंख्य कीड़े पाए गए। उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपने वहाँ घर बनाया और फिर वो उसका समय तो वो नष्ट हो गए। उसकी अगली पीढ़ी आई तो उसने भी यही काम किया, फिर वो भी नष्ट हो गए, फिर उसकी अगली पीढ़ी ने यही किया। तो धीरे धीरे उन असंख्य कीड़ों ने जो घर बनाए थे उसने विशाल चट्टान का रूप धारण कर लिया। तो इसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है वो उसका निर्माण धीरे धीरे होता है, कई हजारों सालों में वो निर्मित होती है। जो भारतीय संस्कृति की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व के इतिहास में अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी समकालीन संस्कृतियों की तुलना में ये अन्य जो संस्कृतियां उससे भिन्न है। क्यों है? क्योंकि जो उसकी कुछ विशेष बातें और विशेषताएं हैं यही उसको अन्य संस्कृतियों से अलग करती हैं। इसी संबंध में कवि इकबाल का मानना है कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो बातें हैं वो अलग है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र ने इतने बाहरी जो हमले हुए उसका सामना नहीं किया जितना कि भारतवर्ष ने किया था। और उसकी जो कवि इकबाल ने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहा कि जो और देशों की संस्कृतियां थी वो तो धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज वर्तमान में भी प्रचलित है। और उसके बारे में कहते हैं यूनानो मिस्रो रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक है मगर बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो यही पंक्तियां हमारी जो संस्कृति है इनको चरितार्थ करती हैं। अब हम जो संस्कृति है जो आज में हम क्या करते हैं, जो संस्कृति वो किसे कहेंगे, उसमें आता है हमारी संस्कृति में जो प्राचीन जो वैदिक सभ्यता है, प्राचीन संस्कार है, अपने कर्मकांड है, इसके अलावा जो धर्म है वही हमारी संस्कृति का प्राण है। तो हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। हमने अभी देखा भारतीय संस्कृति का परिचय, भारतीय संस्कृति किसे कहते हैं और संस्कृति और सभ्यता में क्या फर्क है। यानी ये जो अपना टॉपिक है उसकी पृष्ठभूमि हम तैयार कर रहे हैं, क्या हम इसमें अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा की। अब इसकी
विशेषताओं की चर्चा आती है तो सबसे पहले इसकी विशेषता है प्राचीनता। देखो, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह विश्व की जो सुमेर है, इराक है, बेबीलोन की सभ्यता है, उसके समकालीन जाती है भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका समय माना गया है 5000 वर्ष पूर्व है। 5000 आज से 5000 वर्ष पूर्व है अपनी जो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्राचीन है। इसके बाद में आता है दूसरा निरंतरता। निरंतरता देखिए, डॉक्टर राधा मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति के बारे में कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो और सभ्यता है वो संस्कृति उसकी सबसे प्राचीन और पुराना है। और यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति निरंतरता शुरू से जो चली आ रही है वो वर्तमान तक भी है, निरंतर बनी हुई है। इसीलिए डॉक्टर राधा मुखर्जी कहते हैं कि जो और सभ्यता और संस्कृति है उससे ज्यादा प्राचीन और पुराना है। और यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी संस्कृति ने इतने हमलों का सामना नहीं किया, इतनी विदेशी जातियों के आक्रमणों को नहीं सहा जितना भारतीय संस्कृति ने सहा है। उसके बावजूद भी ये जो वर्तमान में प्राचीन काल से प्रभावित होती आ रही है। इसमें जो विदेशी आए थे हमारे देश में अधिकार करने के लिए, उन्होंने भारत में राजनीतिक विजय भले ही प्राप्त कर ली हो, उन्होंने क्या किया कि किसी क्षेत्र विशेष को जीत लिया, ठीक है, वो उन्होंने अधिकार कर लिया राजनीतिक रूप से, लेकिन भारतीय संस्कृति के ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और यही अपनी सबसे अच्छी बातें रही संस्कृति के बारे में। तो ये निरंतरता फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण। इसमें अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में तो वो आती है आध्यात्मिकता। अब देखिए, हमारा देश शुरू से ही आध्यात्मिक रहा है। इस संबंध में अरविंद घोष का मानना है कि भारतीय जो मस्तिष्क को समझने के लिए, अरविंद घोष का क्या मानना है कि भारतीय मस्तिष्क को समझने के लिए आध्यात्मिकता कुंजी है, भारतीय मस्तिष्क को समझने के लिए। और हमारा देश शुरू से ही आध्यात्मिक रहा है। यहाँ सदैव सामाजिक सुख के बजाय पारलौकिक सुख को माना गया है। भारतीयों का आत्मा और परमात्मा में गहरा विश्वास है। वे ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। और उनका मानना है कि मनुष्य को धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इस संबंध में आध्यात्मिकता की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संस्कृति में शरीर को नाशवान और आत्मा को अमर माना गया है। तो यह आ गई अपनी आध्यात्मिकता। फिर अगर हम बात करें धर्म की प्रधानता, धर्म की प्रधानता नेक्स्ट विशेषता भारतीय संस्कृति की क्या है? धर्म की प्रधानता। देखिए, यह लौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए भारतीय जो समाज विचारक थे उन्होंने भारतीय समाज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 भागों में बांट दिया। और इनके लिए उन्होंने क्या किया, 4 आश्रमों की भी व्यवस्था की थी। और इसमें जो अपना महाभारत जो ग्रंथ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि मनुष्य को काम और अर्थ का इस रूप में सेवन करना चाहिए जिससे कि धर्म की उपेक्षा ना हो। ठीक है, काम और अर्थ का इस रूप से सेवन करो कि धर्म की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और वो उसमें महाभारत आगे बताता है कि धर्म का तात्पर्य यहाँ कर्तव्य से लिया गया है। धर्म का तात्पर्य क्या बताया गया अपनी संस्कृति में कि मनुष्य के कर्तव्य से, कि मनुष्य अपने धर्म की पालना करते हुए इस लोक, ये लौकिक और पारलौकिक, ये लोक और जो परलोक है उसको सुधार सकता है। तो यह धर्म की प्रधानता इसमें बताई गई है। इसके साथ साथ धर्म की प्रधानता की अगर हम चर्चा करें तो इसमें धर्म को ही प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें विशेषता की, धार्मिक सद्भाव। धार्मिक सद्भाव व विचार अभिव्यक्ति
स्वतंत्रता, धार्मिक सद्भाव और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमें भारतीय संस्कृति देती है। इसमें जो हम भारत देश के हमेशा एक धार्मिक सद्भाव वाला रहा है। जो अशोक महान थे, उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात उसका विदेशों तक भी प्रचार प्रसार करवाया अशोक ने, लेकिन उसने कभी भी बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति को बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया था। अशोक का कहना था कि मनुष्य को दूसरे धर्मों को भी सुनना चाहिए और दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए। इसीलिए भारत में जैन, बौद्ध, शैव, भागवत आदि धर्मों की जन्मस्थली भारत भूमि की गर्भ से हुआ है। लेकिन उसके बाद भी इन सब में जो भारत में धार्मिक सहनशीलता की भावना पाई जाती है वो काबिल तारीफ है। यह हो गया अपना धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद में हम बात करें समन्वयशीलता। तो समन्वयशीलता के बारे में हम क्या कहेंगे कि जो भी संस्कृति कि कौन सी बाहरी देश में जो और बाहर से आई थी, उन संस्कृतियों में जो भी अच्छा लगा भारतीय संस्कृति को, उन्होंने उसको अपना लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये इस धर्म से या इस देश से नहीं, जो भी चीज, जो भी कार्य, जो भी बातें, जो भी विचार हमें अच्छे लगे, हमने उसको अपने अंदर समाहित कर लिया, और जो भी हमें अच्छा नहीं लगा, जो भी बुरे थे, उससे हमने अपने आप को दूर करने की कोशिश की। और इसी में क्या है कि भारतीय संस्कृति थी क्या, अपनी भारतीय संस्कृति को समझने के लिए देखो, भारतीय संस्कृति थी इसमें समन्वयशीलता में, वो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पे आधारित थी। इसके साथ साथ सर्वभवन्तु सुखिनः के जो विचार उस पर आधारित थी। इस संपूर्ण विश्व को एक साथ आगे लेके जाना, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार, पूरी ये पृथ्वी अपना ही घर है, इसमें वो भारतीय संस्कृति कभी भी इसको अपने से अलग नहीं मानती थी। तो ये भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं उस पर हमने संक्षिप्त चर्चा की है। और अब हम कह सकते हैं इसके बारे में कि प्रोफेसर डोडवेल ने इसके बारे में कहा कि भारतीय संस्कृति उस महासमुद्र के समान है जिसमें अनेक नदियां आकर विलीन हो जाती हैं। यानी जो भी संस्कृति या जो भी भारत में आते हैं वो उसी को अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो यवन शासक था मिलिंद, यवन का जो शासक था मिलिंद, उसने किस तरह को अपना लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और हुन शासक मिहिरपुर ने जो था वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी जो बाहर से शासक आए उन्होंने भी यहाँ के विचारों को देखा, यहाँ की संस्कृति को देखा, तो उन शासकों ने भी उसी संस्कृति को अपना लिया, यानी अपने ही देश के धर्मों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो विश्व बंधुत्व की भावना है, उसको अगर हम देखें, विश्व बंधुत्व की भावना और मानवतावादी दृष्टिकोण ही भारतीय संस्कृति का मूल है। जो भावना है वो पूरे विश्व को साथ लेके चलने की है। और उसमें यह बताया गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इन्हीं जो विचार है, इन्हीं के ऊपर अपनी संस्कृति निर्भर करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो और अमेरिका और यूरोप की जो भौतिकवादी संस्कृति प्रधान देश है वो क्या कर रहे हैं, आज भारतीय संस्कृति को ना सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि उसको अत्यधिक महत्व भी दे रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, जो हमारा ध्यान है, योग है, दर्शन है, इसको भी वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि भारतीय संस्कृति है, इसके कारण बहुत जल्दी पूरा का पूरा आने वाला समय हमारा होगा और भारत जल्दी फिर से पूज्य जगत हो जाएगा। थैंक यू।